सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फेजर एनालिसिस के बारे में। तो एसी में हम लोग जो फेजर एनालिसिस कर रहे थे तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे। तो वहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है था कि फेजर एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको टाइम डोमेन से फेजर डोमेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा चीज़ को, क्योंकि मेरा एनालिसिस ईजी हो जाएगा। अगर मैं टाइम डोमेन में कुछ भी सॉल्व करूँ तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रूल अप्लाई होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रूल अप्लाई करके अगर सॉल्व करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एनालिसिस को इजी करने के लिए हम लोग टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या था, फेजर में एक मैग्नीट्यूड आएगा, एक डायरेक्शन आता है। तो मेरा फेजर जो है एक वेक्टर के जैसा काम करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आज हम एसी एनालिसिस में डिस्कशन करेंगे मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे एक चीज अब मेरे को बताइए कि जो कन्वर्सन होता है मेरा टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन से फेजर डोमेन, ये क्यों होता है। हम लोग जब मैं कंट्रोल सिस्टम का बात करूँ तो टाइम डोमेन से हम लोग लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ये सिर्फ मेरा याद रखिए, सिर्फ एनालिसिस को इजी करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरूरत क्या है, मेरा टाइम डोमेन से मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूँ। तो एक चीज आपको याद रखना है, जब हम एक नेटवर्क को एनालिसिस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एसी, तो वहाँ पे क्या होगा, एसी अगर हम देंगे तो वहाँ पे मेरा आर, एल एंड सी आएगा। तो तीनों के तीनों जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारा इंडक्टर का इक्वेशन, वोल्टेज करंट इक्वेशन देखोगे, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट इक्वेशन देखोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे बोथ आपका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन है। अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं था। अगर यहाँ पे आर, एल एंड सी अगर आर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो एनालिसिस होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक लीनियर सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। एक लीनियर सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। सो टू एनालिसिस द सर्किट with R, L and C in time domain, we solve differential equation and my integration. So my analysis is difficult. To make the analysis easy, we convert the circuit into a linear circuit so that we go for frequency domain. Okay, we go for frequency domain. Okay, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुआ क्यों हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, तो ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लाप्लास अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लाप्लास अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है और साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए लाप्लास मेरा डिफाइंड नहीं है। सपोज साइन ओमेगा टी का बात करूं या मेरा कोस ओमेगा टी, यहाँ पे आप एक चीज रखिए, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि सर हम तो कंट्रोल सिस्टम में ये साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे दोस्त याद रखिए, यहाँ वहाँ पे जो फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला मेरा था दैट इज साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी, ये फॉर्मूला था ना, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये था।
और कॉस का क्या फॉर्मूला था, कॉस ओमेगा टी यू ऑफ टी, तो वहाँ पे था एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है, ये दोनों का फॉर्मूला जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो ये क्या है, तो साइन के साथ एक यू ऑफ टी यहाँ पे यूनिटी स्टेप फंक्शन यहाँ पे और यूनिटी स्टेप इनपुट यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली साइन ओमेगा टी का बात करूं तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का बात करूं, कॉस ओमेगा टी का अगर बात करूं, तो ये दोनों का दोनों जो फंक्शन है और दोनों का दोनों जो ये इनके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, याद रखिए। सो यहाँ पे आप एक चीज़ आप याद रखिए और एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन। ओके, सो टू कन्वर्ट इन साइनोसॉइडल फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन वी गो फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव्ड हुआ है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे डिराइव्ड नहीं हुआ है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दैट इज इसको हम कन्वर्ट करेंगे जे ओमेगा, ओके, जे ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे हम, एस में कन्वर्ट ना करके उसको हम जे ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं इसका रेजिस्टेंस का बात करूं तो सपोज करो मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है मेरा दैट इज इक्वल टू वी ऑफ टी इज इक्वल टू आर इंटू आई ऑफ टी। ये मेरा फॉर्मूला है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओके, तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू आर इंटू आई ऑफ टी। तो इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो क्या होगा, वी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू आर होल इंटू आई ऑफ ओमेगा हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज वी ओमेगा बाय आई ओमेगा इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर, दिस इज फॉर रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई किए हैं, हम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन का मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव्ड नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद अगर मैं इंडक्टेंस का बात करूं तो इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस में क्या होगा, तो इंडक्टेंस में अगर सेम यहाँ पे अगर बात करें तो मेरा वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये मेरा ओम्स लॉ से डिराइव्ड हुआ है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। क्लियर, तो यहाँ पे अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ ओमेगा, वी ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई ऑफ ओमेगा, आई ऑफ ओमेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए तो वी ओमेगा बाय आई ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल। क्लियर, चलिए ये हो गया इंडक्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है हमारा, कैपेसिटेंस का अगर बात करें कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आई ऑफ टी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी वी ऑफ टी बाई डी टी। ये फॉर्मूला है ना ओम्स लॉ से। ओके, चलिए दिस इज ओम्स लॉ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सी जे ओमेगा वी ऑफ ओमेगा, वी ऑफ ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर वी ओमेगा बाई जे आई ओमेगा कर दूँ तो क्या होगा, 1 बाई जे ओमेगा सी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस जे बाई ओमेगा सी। जे नीचे था, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस जे ओमेगा सी आ जाएगा। तो ये मेरा डेरिवेशन है फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। क्लियर,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस का बात करूं तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस विल ऑफर द और इट विल डिसिपेट द एनर्जी, ये मेरा एनर्जी डिसिपेट करेगा। लेकिन अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बात करूं तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एनर्जी डिसिपेट नहीं करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? आइदर इट विल स्टोर द एनर्जी, तो ये दोनों के दोनों हम क्या करेंगे? एनर्जी स्टोर करेंगे। लेकिन जो एनर्जी डिसिपेट करेगा वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हम अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या किए हैं? रेजिस्टर, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को हम कन्वर्ट किए हैं सेम ये में। तो ये तीनों के तीनों अभी रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस इज इट विल डिसिपेट द एनर्जी, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नॉट डिसिपेट द एनर्जी। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर तीनों के तीनों सेम हो जाएगा तो ये तीनों सेम प्रॉपर्टीज बिहेवियर दिखाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? मेरा एक जे टर्म है। जे टर्म, इसका मतलब क्या है? हम इमेजिन कर रहे हैं, हम इमेजिन, हमारा एनालिसिस को इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रेजिस्टर को छोड़ के जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रह गया है मेरा सर्किट में, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये दोनों के दोनों बिहेव्स एज ए रजिस्टर। ओके, ये दोनों के दोनों बिहेव्स एज ए रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। एक्चुअली इट इज नॉट बिहेविंग एज ए रजिस्टर। ओके, दो द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नॉट बिहेविंग एज ए, एक्चुअली इट इज नॉट बिहेविंग एज ए रजिस्टर, बट वी इमेजिन दैट द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर बिहेव like a register for my easy calculation. Okay, for my easy calculation. तो easy calculation के लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर विल बिहेव्स लाइक ए रजिस्टर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे इसका यूनिटी तीनों के तीनों सेम हो जाएगा जब हम एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में हम लोग का आर का ओम होगा, तो इसका मतलब जे ओमेगा का भी यूनिटी ओम होगा एंड माइनस जे ओमेगा सी का यूनिटी भी सेम होगा। तो यूनिट तीनों के तीनों क्या होगा? द इट विल कन्वर्टेड टू सेम यूनिट, इट विल कन्वर्ट टू सेम यूनिट। तो यूनिटी यहाँ पे तीनों के तीनों का सेम रहेगा। क्लियर? ये हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे देखिए, जो फेजर डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आगे चल के जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को लेके, और आर एल का जो कॉम्बिनेशन आएगा, ओके, आर एल सी का कॉम्बिनेशन आएगा, तो यहाँ पे वहाँ पे जब हम सर्किट को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे और सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? ये मेरा फेजर डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का यूज वहाँ पे आएगा जब हम सर्किट वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इजीली उसको एनालिसिस कर दूंगा। लेकिन अगर सर्किट में मेरा इंडक्टर और कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज हम लोग देखेंगे कि अगर आर एल एंड सी का लाप्लास डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में फॉर्मूला क्या है। सपोज मेरा बात करूं आर का, तो इसका लाप्लास डोमेन क्या हो जाएगा? दैट इज आर, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा? दैट इज, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी उसको हम आर ही लेंगे। ठीक है, अगर एल का बात करें इंडक्टर का, इंडक्टेंस का, तो ये हो जाएगा एस इंटू एल। ओके, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन हो जाएगा हमारा जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल। ओके, अगर मैं कैपेसिटेंस का बात करूं तो कैपेसिटेंस में यहाँ पे होगा 1/SC लाप्लास डोमेन में, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? 1/j⍵c, और इसको हम बोलेंगे -j/⍵c, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये टेबल क्या है मेरा? इट विल द कंपैरिजन बिटवीन लाप्लास डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर मैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मेरा फॉर्मूला होगा? अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मेरा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे दैट इज
माई इम्पीडेंस। ओके, तो इम्पीडेंस क्या है? सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, कुछ कुछ बेसिक चीजें जो एसी में यूज होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला चीज क्या है मेरा? पहला चीज है मेरा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो इसका सिंबल है मेरा जेड, इसका सिंबल है मेरा जेड। तो ये इम्पीडेंस क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारा का सारा चीज जो मेरा रेजिस्टेंस था, इंडक्टेंस था और कैपेसिटेंस था, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक रेजिस्टेंस के जैसा कन्वर्ट करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर को। तो वहाँ पे क्या होगा, जो तीनों के जो यहाँ पे देखिए, जो इंडक्टेंस और वो जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा, इट विल बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टर। द इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो क्या होगा, ये हीट डिसिपेट करेंगे और एनर्जी डिसिपेट करते हैं। तो क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक कॉमन टर्म दे देंगे। तो रेजिस्टेंस का जो भी मेरा प्रॉपर्टीज है उस सेम प्रॉपर्टीज होगा मेरा इम्पीडेंस में। लेकिन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन offered by AC current, AC current। ओके, AC करंट। तो देखिए, तो क्या होगा तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज क्या था, इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों के तीनों टर्म आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, इंडक्टेंस आ रहा है और कैपेसिटेंस आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, जो मेरा एसी करंट को अपोज करेगा उसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे इम्पीडेंस। उसको एक कॉमन टर्म में मैं दे दिया हूँ, दैट इज माई इम्पीडेंस। सो इट विल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एसी करंट इज कॉल्ड माई इम्पीडेंस, इज कॉल्ड माई इम्पीडेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर रेजिस्टर व्हाट इज द इम्पीडेंस वैल्यू? सो फॉर रेजिस्टर the impedance is Z is equal to R। ओके, फॉर इंडक्टर और इंडक्टेंस, फॉर इंडक्टेंस तो क्या होगा मेरा इम्पीडेंस वैल्यू, दैट इज Z इज इक्वल टू J ओमेगा L। ओके, एंड फॉर कैपेसिटेंस, फॉर कैपेसिटेंस व्हाट इज माई Z वैल्यू, तो Z इज इक्वल टू 1 बाय J ओमेगा L, 1 बाई J ओमेगा C, 1 बाई J ओमेगा C। क्लियर? और इसको हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस J बाय ओमेगा C। तो सारा का सारा जो यहाँ पे होगा, उनका जो यूनिटी होगा वो सेम यूनिटी में आएंगे, दैट इज इक्वल टू ओम। तो इसका मतलब क्या है, तो इम्पीडेंस का यूनिटी क्या होगा, इम्पीडेंस का यूनिटी होगा ओम। ओके, तो याद रखिए इम्पीडेंस का यूनिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो ओम। तो यहाँ पे क्या है, इट विल अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी करंट और द प्रॉपर्टीज व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी करंट। तो यहाँ पे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का ये होगा मेरा इम्पीडेंस फॉर्मूला। ओके, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे एक सर्किट ले रहा हूँ, आई विल टेक ए सर्किट दैट विल RLC सर्किट, RLC सर्किट। तो RLC सर्किट में तो व्हाट इज माई इम्पीडेंस वैल्यू, तो इम्पीडेंस वैल्यू क्या होगा RLC सर्किट में, तो Z इज इक्वल टू मैं लिखूंगा R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाई J ओमेगा C ओम। ओके, J ओमेगा C ओम। और इसका हम अगर बात करेंगे तो Z का वैल्यू क्या होगा, R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। ओके, माइनस 1 बाई ओमेगा C। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका होगा Z का वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा Z का, तो Z का सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर बात करेंगे
तो क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हम ऑलरेडी डीसी सर्किट में बात कर चुके हैं। तो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट प्लस ZN। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट बात कर रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इक्विवेलेंट सर्किट का जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिराइव कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया था। तो ये था मेरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/ZN। ये था मेरा फॉर्मूला। तो अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस होगा तो क्या होगा, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस LN। यहाँ पे 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/LN। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस में ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/C1 1/C2, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2 जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये सब कुछ हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट का जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे पूरा यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या है, इट विल अपोजेस द फ्लो ऑफ AC करंट, इट विल अपोजेस द फ्लो ऑफ AC करंट, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है तो जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहे थे तो वहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, इन तीनों का जो प्रॉपर्टीज होगा ये लगभग सेम होगा। तो सेम प्रॉपर्टीज के लिए हम एक कॉमन टर्म यहाँ पे डिराइव किए हैं, दैट इज माई इम्पीडेंस व्हिच इज अपोजेस द फ्लो ऑफ AC करंट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, इम्पीडेंस के बाद मेरा आएगा रिएक्टेंस। तो ये रिएक्टेंस क्या है, नेक्स्ट टर्म जो आएगा, ये रिएक्टेंस का टर्म क्या है, तो रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस इज डिराइव्ड और इट विल डिफाइंड फॉर माय रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, रिएक्टेंस इज डिफाइंड और नेक्स्ट इज माय रिएक्टेंस। तो इसका सिंबल क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू X। ओके, तो रिएक्टेंस क्या है, इट विल डिफाइंड फॉर माय रिएक्टिव एलिमेंट, इट विल डिफाइंड, अब लिख सकते हैं, इट विल डिफाइंड फॉर रिएक्टिव एलिमेंट। तो रिएक्टिव एलिमेंट मेरे पास क्या क्या है, ध्यान से देखिए, सर्किट में मेरा रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, दैट इज इक्वल टू L एंड C। ओके, L एंड C। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो L एंड C के लिए हम लोग एक अलग सा टर्म यहाँ पे डिराइव किए हैं, दैट इज माई रिएक्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, इट इज रिप्रेजेंट देयर रिएक्शन, it is represent their reaction in AC current, ओके। तो AC करंट के लिए जो मेरा रिएक्टिव एलिमेंट है, ओके सॉरी AC वोल्टेज, ओके, तो AC वोल्टेज के लिए जो मेरा रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है सर्किट में, तो रिएक्टिव एलिमेंट मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो उसका रिएक्शन क्या होगा फॉर AC वोल्टेज, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक्सेल का वैल्यू लिखूंगा फॉर इंडक्टेंस, व्हाट इज माय एक्सेल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू J ओमेगा L। ओके, एंड फॉर कैपेसिटेंस क्या होगा मेरा,
कैपेसिटेंस, व्हाट इज माय XC वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/j ओमेगा C, j ओमेगा C। ओके, सो तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो मेरे पास एक इम्पिडेंस है। ओके, मेरे पास एक इम्पिडेंस है दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू R प्लस J XL। ओके, फॉर RLC सर्किट, फॉर RL सर्किट। तो RL सर्किट में अगर मैं RL सर्किट का बात करूं तो RL सर्किट में मेरा टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, टोटल इम्पिडेंस हो जाएगा मेरा दैट इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L, और उसको हम बोलेंगे J ओमेगा L को हम बोलेंगे क्या, XL। ओके, चलिए, तो यहाँ पे J का टर्म नहीं रहेगा क्योंकि ये इमेजिनरी टर्म है ना, दैट इज XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड मेरा XC इज इक्वल टू 1/ωc। यहाँ पे इसको करेक्शन कीजिए, यहाँ पे J का टर्म यहाँ पे आपको नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ XL का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC का वैल्यू आएगा 1/ωc। तो अगर मैं RL सर्किट का बात करूं तो व्हाट इज माय इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस दैट इज Z इज इक्वल टू R प्लस J XL। ओके, R प्लस J XL। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज माय R वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए R क्या है, व्हाट इज माय R वैल्यू, R इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, एंड व्हाट इज माय XL वैल्यू, XL इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ माई Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माई Z। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो Z में मेरा दो ही पार्ट आ रहा है, एक है मेरा रियल पार्ट और दूसरा है मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो रेजिस्टेंस जो है वो होगा मेरा रियल पार्ट ऑफ द Z एंड जो मेरा रिएक्टेंस आएगा वो होगा मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इसको याद रखिए, तो रेजिस्टेंस जो है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस एंड जो मेरा रिएक्टेंस आएगा वो आएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ माय इम्पिडेंस। क्लियर, तो ये हो गया मेरा रिएक्टेंस वैल्यू। तो रिएक्टेंस के बाद जो टर्म आएगा वो आएगा मेरा एडमिटेंस। तो एडमिटेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिटेंस। चलिए अभी एडमिटेंस की बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज माय एडमिटेंस। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है मेरा Y। ओके, तो जैसे हम लोग जब डीसी सर्किट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में रेजिस्टेंस को डिफाइन किए थे, उसके बाद हम लोग कंडक्टेंस को डिफाइन किए थे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एसी के लिए भी हम लोग जो आएगा मेरा कंडक्टेंस वहाँ पे आएगा मेरा इम्पीडेंस। ओके, सो क्या होगा, तो एडमिटेंस क्या है, वहाँ पे क्या था मेरा, जब डीसी सर्किट की बात कर रहे थे वहाँ पे था मेरा कंडक्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा एडमिटेंस। तो वहाँ पे कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या था, इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो कितना करंट मेरा अलाउ करेगा, ओके, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो जितना ज़्यादा करंट मेरा अलाउ करता है सर्किट में तो कंडक्टेंस उसका ज़्यादा होता है। सिमिलरली ये क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ allow the AC current, ओके। तो कितना मेरा एबिलिटी है AC करंट को अलाउ करने का, उसको हम बोलेंगे एडमिटेंस। तो वहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ करंट का बात कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा था कंडक्टेंस। ओके, तो वहाँ पे क्या था, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई, इट इज द रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, ओके, इम्पीडेंस Z। वहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/r
आर था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/z. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई एडमिटेंस. ओके, दैट इज एडमिटेंस, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माई इम्पीडेंस. तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका यूनिटी क्या है, यूनिटी है मेरा क्या है, जेड का यूनिटी क्या है, जेड का यूनिटी ओम है. तो मैं इसको ओम इनवर्स और मैं मो भी बोल सकता हूँ और उसको सीमेन बोलेंगे, सीमेंस बोलेंगे. ओके, और उसका सीमेंस बोलेंगे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या, अगर मैं वाई एल का बात करूं, व्हाट इज माई वाई एल, तो क्या होगा 1/j, सॉरी वाई एल का वैल्यू होगा क्या 1/j ओमेगा एल मो. एंड व्हाट इज माई वाई सी, वाई सी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू j ओमेगा सी मो, j ओमेगा सी मो. क्लियर. ये हो गया मेरा एडमिटेंस. नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट टर्म आएगा मेरा ससेप्टेंस. तो ससेप्टेंस क्या है, नेक्स्ट होगा मेरा ससेप्टेंस. दिस इज माई बी, ससेप्टेंस होगा मेरा बी. तो ये ससेप्टेंस क्या है, चलिए तो ससेप्टेंस क्या है. तो ससेप्टेंस का अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा ससेप्टेंस, तो जी का वैल्यू क्या था, कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं जी का बात करूँ, जी इज इक्वल टू 1/r था ना, 1/r था. तो यहाँ पे क्या था, तो ससेप्टेंस यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे टर्म, इसको पहले समझना पड़ेगा. ससेप्टेंस का टर्म यहाँ पे क्यों आ रहा है. तो मेरा जो सर्किट है यहाँ पे एसी में, एसी सर्किट में मेरा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, मेरा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस भी प्रेजेंट है. ओके, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कितना मेरा अलाउ करेंगे करंट को, उसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसी टर्म को हम बोलेंगे ससेप्टेंस, उसी टर्म को हम बोलेंगे ससेप्टेंस. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इट इज रिप्रेजेंट, और उसको हम बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंट्स द allowance of AC current by inductor and capacitor, just like conductance, just like conductance. ओके, तो कंडक्टेंस के तरह इंडक्टर और कैपेसिटर कितना करंट मेरा अलाउ कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ससेप्टेंस, उसको हम बोलेंगे ससेप्टेंस. तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एडमिटेंस और ससेप्टेंस दोनों का अलग सा टर्म है. एडमिटेंस जो है वो मेरा आर एल एंड सी के लिए डिराइव है, पूरा का पूरा आर एल एंड सी के लिए. वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी आएगा, मेरा रियल पार्ट भी आएगा. लेकिन यहाँ पे ससेप्टेंस क्या है, ससेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ एल एंड सी के लिए, एल एंड सी के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज माई ससेप्टेंस वैल्यू, तो B इज इक्वल टू 1/x. ओके, B इज इक्वल टू 1/x. यूनिटी क्या है, यूनिटी सेम है मेरा मो और सीमेन और सीमेंस, मो और सीमेंस. तो यहाँ पे देखिए बी ऑफ एल क्या होगा, तो बी ऑफ एल का अगर बात करूँ, व्हाट इज बी ऑफ एल. ओके, तो क्या होगा 1/j 1/ओमेगा एल एंड बी ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी मो. ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए बी ऑफ एल एंड बी ऑफ सी का हम बात कर रहे थे. उसके बाद देखेंगे क्या मेरा फॉर्मूला है, तो y का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई y. तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या है, y का वैल्यू y इज इक्वल टू g प्लस जे बी. क्लियर. तो y का फॉर्मूला क्या है, g प्लस जे बी. तो g का वैल्यू क्या है, व्हाट इज g इज इक्वल टू क्या है मेरा, g इज इक्वल टू
मेरा रियल पार्ट ऑफ y, ओके, एंड व्हाट इज माई b वैल्यू, b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ माई y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माई y। क्लियर? तो ये हो गया मेरा ससेप्टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में बात किए हैं। तो कैसे जब हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करके लेके आएंगे तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला, ओके। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म हम यहाँ पे डिराइव किए हैं, जैसे कि इम्पीडेंस हो गया, फिर एडमिटेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, ससेप्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।